बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफ़र इसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज हम कुछ नया ट्राई करने लगे हैं। हम हर चैप्टर की रिव्यू वीडियो बनाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सारी वीडियोस देख तो लेते हैं, उन्हें समझ भी आ जाती है, उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है, लेकिन कुछ अरसे बाद, 20 दिनों बाद, 30 दिनों बाद, जब तक वो उस चैप्टर से अनटच रहते हैं, तो जब दोबारा 20 या 30 दिनों बाद वो स्टूडेंट उस चैप्टर को खोल कर देखते हैं तो उनके लिए वो नया जैसा लगता है। तो बजाय ये कि हर वीडियो दोबारा से उसको देखी जाए, तो जस्ट ये 45 से 50 मिनट की एक रिव्यू वीडियो देख लें उस पूरे चैप्टर की, तो आपको आसानी से जो जो चीज़ें पहले आपने पढ़ी हुई हैं वो सारी की सारी फिर से रिव्यू हो जाएंगी, फिर से याद हो जाएंगी। तो आज हम ये करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है जिसकी हम रिव्यू वीडियो बनाने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 की हम क्या बनाएंगे? आज रिव्यू वीडियो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा हम सब का रिव्यू करेंगे, हर एक टॉपिक का। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से बन सकते हैं वो भी आपको बताएं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर नंबर 16 के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आपको बताएं, और कोशिश करेंगे कि जो कमेंट्स में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन किए गए हैं उनका, वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि हर कमेंट का आंसर किया जाए, तो जो उधर क्वेश्चन किए गए हैं वैसे तो उन सब का आंसर मैंने किया है, लेकिन फिर भी दोबारा से उन्हीं कमेंट के आंसर को रिवाइज भी हम करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो चैप्टर नंबर 16 की फास्ट रिवीजन। तो चैप्टर नंबर 16 का नेम क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। इसमें हम देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, फेज ऑफ एसी क्या होता है, फेज लैग एंड फेज लीड क्या होता है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कैसे हम करते हैं, एसी सर्किट, एसी थ्रू अ रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर क्या होता है, इंपीडेंस, आरसी एंड आरएल सीरीज सर्किट क्या होता है, उसके बाद पावर इन एसी सर्किट, सीरीज रेजोनेंस सर्किट, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, थ्री फेज एसी सप्लाई, प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मॉड्यूलेशन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, तो कोशिश करें कि शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखें, क्योंकि हम हर एक कॉन्सेप्ट को आज थोड़ा बहुत छेड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहली हम चीज़ जो देखने जा रहे हैं वो है अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि द करंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द वोल्टेज सोर्स whose polarity keeps on reversing with time is called alternating current। कि ये ऐसी वोल्टेज सोर्स से प्रोड्यूस हुआ है जिसकी पोलैरिटी कंटिन्यूसली रिवर्स होती रहती है टाइम के साथ साथ। तो वो किस तरह से होती है वो चीज़ देखते हैं। तो हमने क्या लिया, ये कोई एसी वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, जिसके साथ हमने क्या किया, एक रेजिस्टर अटैच कर दिया, और मैंने क्या कहा था कि ये ऐसी वोल्टेज सोर्स है जो अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करती रहती है टाइम के साथ साथ। तो पॉजिटिव पहले ऊपर, नेगेटिव नीचे, ये एसी साइकिल हमें देती है। ये भी याद रखना कि जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो इसका क्या बनेगा, पॉजिटिव ऊपर बनेगा, नेगेटिव नीचे, और करंट कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज चला, ठीक हो गया। और हाफ साइकिल गुजरने के बाद ये वोल्टेज सोर्स अपनी पोलैरिटी क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। किस तरह से? पहले पॉजिटिव ऊपर था, नेगेटिव नीचे, अब जो है वो पॉजिटिव नीचे आ जाएगा और नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, और करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है, किसमें, नेगेटिव साइकिल में। तो देखिए पोलैरिटी चेंज हो रही है, पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव नीचे, पॉजिटिव नीचे, नेगेटिव ऊपर। तो यहां पर ये वेव फॉर्म या ये ग्राफ किसके दरमियान है, वोल्टेज और टाइम के दरमियान, ठीक हो गया जी। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की, कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या होता है। देखिए एसी वोल्टेज सोर्स, जो मेन एसी वोल्टेज सोर्स है वो है एसी जनरेटर। हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ के आ चुके हैं कि एसी जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट कौन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में, ठीक है। तो उसमें जो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू निकलती है, आउटपुट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की जो वैल्यू निकलती है वो क्या थी, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ठीक हो गया, कि जिसमें ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो V0 साइन 2 पाई एफ इंटू टी इज इक्वल टू V0 साइन 2 पाई बाय टी
इनटू टी, ठीक है, एफ की जगह 1/t लिख दिया। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की एक फार्मूला आया था, एक इक्वेशन आई थी, जिसमें v क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, v नॉट क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज, साइन मतलब ये साइनोसाइडल वेव है, और फ्रीक्वेंसी इसमें क्या शो कर रही है, और ये t क्या है, ये टाइम पीरियड के कितना टाइम लग रहा है एक वेव को कंप्लीट होने के लिए, उसके बाद एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए। ये टी टाइम के स्मॉल टाइम दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस टाइम, पे किसी भी इंस्टेंट पे टाइम कितना है। तो इस इक्वेशन को यूज कर हम किसी भी इंस्टेंट पर जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू है वो हम फाइंड कर सकते हैं। आप किस तरह से वो चीज़ देखते हैं, यहाँ पर हमें पता है कि इतनी वेव को कंप्लीट, जब वेव शुरू होती है तो टाइम 0, ठीक है, और जब यहाँ पर साइकिल ये पहुंचा, ये वेव पहुंची, तो t/4 पूरी वेव को कंप्लीट होने में टाइम कितना लगता है t, हाफ वेव को कंप्लीट होने में टाइम कितना लगता है t/2, और एक क्वार्टर कंप्लीट होने में टाइम कितना लगता है t/4 लगता है, ठीक है, और यहाँ पर कितना टाइम होता है 3t/4, ठीक है। ये वीडियो में मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि ये किस तरह से ये इंस्टेंटेनियस टाइम निकालते हैं। अब कुछ भी नहीं करना, ये वाली टाइम की वैल्यू, ये और ये सारी उठाकर इस t की जगह बारी बारी पुट करते जानी है, और हमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक हो गया। तो सिर्फ एक मैं आपको निकाल देता हूं, ठीक है, बाकी आपने कोशिश करिए कि खुद निकालें। अब वो किस तरह से एक वैल्यू निकाल देते हैं, मैं कहता हूं कि इस पॉइंट पर जो टाइम है वो कितना t/4 है, तो इस स्मॉल t की जगह आपने क्या पुट कर देना है, t/4 पुट कर देना है। तो v इज इक्वल टू v0 साइन 2π/t, और यहां पर स्मॉल t की जगह क्या आएगा, t/4, क्योंकि मैं इस टाइम पर मालूम करना चाह रहा हूं कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू क्या है। t से काट गया, 2 1s are 2, 2 2s are 4 इज इक्वल टू v0 साइन π/2, तो साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है, तो v इज इक्वल टू v0 आ जाएगा। यानी इस टाइम पर, इस इंस्टेंट पर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो v0 है, यानी मैक्सिमम वोल्टेज हमें मिल रहा है। इसी तरह इस इंस्टेंट पर जो वोल्टेज होगा वो -v0 होगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, साइन 0 0, साइन 180 0 और साइन 360 0 होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, जो डेफिनेशन इसमें बन सकती है। पूछा जा सकता है कि डिफाइन द टर्म्स पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, फेज क्या होता है, इसके अलावा अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। तो ये आपसे डेफिनेशन इस टॉपिक में पूछी जा सकती हैं। तो पीक वैल्यू क्या होती है कि द मैक्सिमम वैल्यू रीच्ड बाय द वोल्टेज इन अ साइकिल इज कॉल्ड इट्स पीक वैल्यू। तो ये इसकी क्या है, पीक वैल्यू है, ठीक हो गया। और नेक्स्ट इसके इसमें एक साइकिल में 2 पीक वैल्यूज आती है, एक ये पीक वैल्यू, एक ये पीक वैल्यू। नेक्स्ट हम कहते हैं कि पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है कि द सम ऑफ पॉजिटिव पीक एंड नेगेटिव पीक ऑफ द वोल्टेज इज कॉल्ड पीक टू पीक वैल्यू। तो ये भी डेफिनेशन आपने लिख लेनी है कि पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक इन दोनों का जो सम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पीक टू पीक वैल्यू, जो कि आता है 2v0। उसके बाद आती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है द वैल्यू ऑफ वोल्टेज आर करंट दैट एग्जिस्ट इन अ सर्किट एट एनी इंस्टेंट दैट इज मेजर्ड फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज आर करंट। कि किसी भी इंस्टेंट पर जो वैल्यू होती है वोल्टेज या करंट की, उसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज आर करंट, ठीक हो गया। तो करंट के लिए भी सेम यही हमारे पास वैल्यूज आएंगी, क्योंकि रेजिस्टर में दोनों वोल्टेज और करंट आपस में इन फेज होते हैं। तो करंट के सेंस में भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर करंट 0, यहाँ पर I0, यहाँ पर -I0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, ठीक हो गया। तो वोल्टेज और करंट के लिए हम इस तरह से वेव फॉर्म बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें आती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। उसके बाद फेज ऑफ AC पर चलते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है वो भी चीज़ देखते हैं, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की डेफिनेशन क्या होती है वो भी देखते हैं। वो भी अक्सर एग्जाम में आ जाती है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए याद रखें कि द स्क्वायर रूट ऑफ
द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ v स्क्वायर एंड i स्क्वायर इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो याद रखें कि जो आम नॉर्मल डीसी एमीटर होता है वो एसी, जो हमारे पास एसी करंट होता है उसकी एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करता है। जैसे एक हमारे पास पॉजिटिव पीक आ रही होती है, पॉजिटिव वी नॉट, दूसरी आ रही है नेगेटिव वी नॉट। तो जब हम इनका एवरेज लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर हम इन्हीं वैल्यूज़ का स्क्वायर करके फिर एवरेज लें फिर आंसर 0 नहीं आएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है वी नॉट उसका भी स्क्वायर क्या बन जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बन जाएगा। और जब माइनस वी नॉट का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस वी नॉट का स्क्वायर बन जाएगा। अब जब हम इनका एवरेज निकालेंगे तो अब आंसर 0 नहीं आएगा। तो इसलिए इस तरह से हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में अल्टरनेटिंग करंट को या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को मेजर करते हैं। और उसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। और इसको हम लिख सकते हैं वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.7 वी नॉट। ठीक हो क्या, ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। तो इसी तरह रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट भी आप निकाल सकते हैं, वो कितनी निकलेगी 0.7 आई नॉट। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब हम देखते हैं कि फेज ऑफ एसी क्या होता है। तो थीटा डिटरमाइंस द फेज ऑफ एसी एट एनी इंस्टेंट के द एंगल थीटा विच स्पेसिफाइज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट इज कॉल्ड फेज। यही इसकी डेफिनेशन भी है। और ये क्या होता है, यानी ये मैंने क्या अभी जंतर मंतर कहा है, तो आपने फार्मूला पढ़ रखा है कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फार्मूला। तो ये थीटा हमें क्या बताएगा, ये हमें फेज के बारे में बताएगा। ठीक है, ये थीटा यही क्या है, ये फेज है, ये हमें फेज के बारे में बताएगा। अब थीटा इज इक्वल टू हमने ओमेगा टी लिखा था, फिर ओमेगा की जगह 2 पाई एफ इंटू टी लिखा था। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब किस तरह से हमें बताएगा थीटा, जैसे ये हमारे पास एक वोल्टेज वेव फॉर्म है जिसके ऊपर वोल्टेज की ये वेव फॉर्म है। ठीक है, अब एंगल भी हमें पता है, यहां पर कितना एंगल होता है 0, यहां पर पाई बाई 2, यहां पर पाई, यहां पर 3 पाई बाई 2, यहां पर 2 पाई। तो ये इसके क्या है, ये इसके फेजेस हैं। ये 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, ठीक है 2 पाई, ये इसके क्या है फेजेस हैं। यानी इनकी मदद से भी हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसका क्या होता है, फेज होता है। नेक्स्ट बात हम करते हैं फेज लैग एंड फेज लीड के बारे में। फेज लैग एंड फेज लीड के बारे में सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाती है। और इसकी डेफिनेशन क्या है वो चीज़ देखते हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज टर्म्ड एज फेज लैग एंड फेज लीड। तो ये इसकी क्या होगी, ये इसकी डेफिनेशन होगी। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। अब वो किस तरह से होती है वो चीज़ देखते हैं कि फेज लैग का मतलब होता है पीछे रह जाने वाले, और लीड का मतलब होता है आगे निकल जाने वाले। अब यहां पर एक ये वेव होगी, एक हमारे पास है ये वेव हो गई। अब इसमें मुझे बताएं कि कौन सी वेव है जो लैग कर रही है, जो पीछे रह गई, और कौन सी वेव है जो लीड कर रही है। अगर हम इनके फेज डिफरेंस लिखें, फेज इनका अगर हम लिखें तो जो रेड कलर है इसका फेज क्या आएगा 0 पाई बाई 2, यहां पर पाई, यहां पर 3 पाई बाई 2, यहां पर 2 पाई। और अगर इसका मैं लिखूं दूसरे वाली का, जो वेव नंबर 2 है, इसको आप नाम दे लें, इसका कितना आएगा, यहां पर 3 पाई बाई 2, यहां पर 2 पाई, या 0 आप कर लें, 0 से हम शुरू कर लेते हैं, 0 इसका यहां पर पाई बाई 2, यहां पर पाई, यहां पर 3 पाई बाई 2। अब यहां पर मुझे बताएंगे कौन सी वेव लीड कर रही है, कौन सी वेव लैग कर रही है। यहां पर अगर आप गौर से देखें तो जो ये रेड कलर वाली वेव है ये लीड कर रही है, और ये जो ब्लैक वाली है ये लैग कर रही है। किस तरह से, जैसे मैं इस पॉइंट पर देखूं तो इसका फेज कितना है 0, इसका पाई बाई 2, यानी ये लैग कर रही है, ये लीड कर रही है।
अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो जो रेड वाली है इसका फेज कितना है पाई, और जो ब्लैक वाली है इसका फेज कितना है पाई/2, यानी फिर यहाँ पर ब्लैक लैग कर रही है और जो रेड है वो लीड कर रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कौन सी वेव लैग कर रही है, कौन सी वेव लीड कर रही है। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम इनकी किस तरह से करें। और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू इंक्रीज कर रही हो, जीरो से मैक्सिमम वैल्यू पर जा रही हो, उसको हम हॉरिजेंटल लेते हैं, जो मैक्सिमम से मिनिमम पे आ रही हो उसको हम वर्टिकल लेते हैं। जैसे इसके लिए एक और वेव हम आसान सी हम बना लेते हैं, आसान से करके इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये वेव फॉर्म है, ठीक है, और दूसरी वेव फॉर्म है कुछ इस तरह की है, ठीक है। अब यहां पर देखें जीरो से मैक्सिमम पे कौन सी जा रही है वेव, जीरो से मैक्सिमम पे कौन सी जा रही है, ये वाली, यहां पर मैक्सिमम पॉइंट होता है, तो जीरो से मैक्सिमम पे रेड वाली जा रही है, तो रेड वाली को मैं क्या लूंगा, हॉरिजेंटल लूंगा, हॉरिजेंटल लूंगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये रेड वाली वोल्टेज की वेव फॉर्म है और जो ब्लैक वाली है ये करंट की है, ठीक है, मान लें इसको। तो ये क्या है, वोल्टेज को मैं हॉरिजेंटल लूंगा। उसके बाद जो मैक्सिमम से मिनिमम पर आ रही है उसको मैं वर्टिकल लूंगा। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो मैक्सिमम से जीरो पे कौन सी आ रहा है, करंट वाली, मैक्सिमम से जीरो पे, तो करंट को मैं क्या लूंगा, वर्टिकल लूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें, जो जीरो से मैक्सिमम जा रहा हो उसको हम हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, जो मैक्सिमम से मिनिमम पर आ रहा हो, कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी आ रही हो उसको हम वर्टिकल ले लेते हैं, ठीक है, वर्टिकल वेक्टर से शो कर देते हैं। इसमें मैंने दो वीडियोस बनाई हैं, एक इस लिहाज से वो पूरे साहब के वेक्टर्स निकाल के बताया है, एक मैंने क्वाड्रेंट के लिहाज से ये बताया है, तो वो पार्ट बी के नाम से है, ठीक है। तो टॉपिक का नाम लिखे आगे पार्ट बी लिखना है। तो ये सारी चीज़ें उसमें वहाँ पर डिस्कस की हुई हैं, लेकिन ये जस्ट जनरल सा रिव्यू था। नेक्स्ट इसमें आते हैं एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स क्या होते हैं भाई, वो चीज़ देखते हैं। एसी सर्किट में हम एक चार्ट सा बना लेते हैं और उसमें देखते हैं कि ये किस तरह से बिहेव करते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे एसी सर्किट, तीन आपकी बुक में दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं, एक है एसी थ्रू रेजिस्टर, ठीक है, एक एसी थ्रू कैपेसिटर, इसका कंपैरिजन कर ले आसान रहेगा, एसी थ्रू कैपेसिटर और एसी थ्रू इंडक्टर, एसी थ्रू इंडक्टर। राइटिंग मेरी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है, गुजारा करें। तो एसी थ्रू रेजिस्टर सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है। एसी थ्रू रेजिस्टर का मतलब है कि आपने एसी वोल्टेज सोर्स के साथ क्या लगाना है, एक अदद रेजिस्टर लगा देना है, ठीक है। इसको याद करने के लिए आपको एक आसान चीज़ बताएं कि किस तरह से आपने इसको सोचना है। आपने कहना है कि पहले मैंने देखना है कि एसी थ्रू रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट किस तरह से वेरी करते हैं, फिर आपने कहना है एसी थ्रू कैपेसिटर में वोल्टेज और करंट किस तरह से वेरी करते हैं, फिर आपने देखना है कि एसी थ्रू इंडक्टर में वोल्टेज और करंट किस तरह से वेरी करते हैं। तो ये चीज़ें आज हमने इसमें देखनी है। तो वो चीज़ें कैसे देखते हैं, वो चीज़ देखते हैं। तो एसी थ्रू रेजिस्टर में, अब एसी थ्रू रेजिस्टर में करंट मान लें कि हम इस तरह एक दफ़ा चलेगा, एक दफ़ा इस तरह से चलेगा, एक दफ़ा क्लॉकवाइज, एक दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज, ज़ाहिर है अल्टरनेटिंग करंट है। तो इसमें जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आती है वोल्टेज की वो क्या है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा, ठीक हो गया। अब ये तो होगी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू। मैंने कहा ना वोल्टेज और करंट दोनों की निकाल के कंपेयर करना है। I कितना आएगा, I क्या होता है, I इज इक्वल टू V बाय R। तो आपने क्या करना है कि इस वोल्टेज की वैल्यू को उठाकर इस फार्मूले में पुट कर देना है। तो I इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा, या साइन ओमेगा टी लिख लें, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, और R। तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन थीटा आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहां पर देखें कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज में भी साइन फंक्शन आ रहा है, इंस्टेंटेनियस करंट में भी साइन फंक्शन आ रहा है, यानी कि इनकी जो एसी वोल्टेज की वेव फॉर्म बनेगी वो क्या होगी, वो इन फेज होगी, ठीक हो गया। तो वेव फॉर्म में बताना, यहां से हमें पता तो चल गया, गौर से सुने, वोल्टेज साइन फंक्शन,
करंट साइन फंक्शन, इसका मतलब है कि वोल्टेज और करंट रेजिस्टर में इन फेज होते हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज याद रखनी है। मैंने कहा था वोल्टेज और करंट के बारे में हमने देखना है कि इन फेज होते हैं या आउट फेज होते हैं या किस तरह से होते हैं। तो अगर हम इसकी वेव फॉर्म बनाएं तो वो किस तरह से बनेगी, अगर हम वेव फॉर्म बनाएं तो ये बन गई वोल्टेज की वेव फॉर्म, ठीक हो गया, और ये बन गई करंट की वेव फॉर्म। ठीक है, तो ब्लू वाली क्या है, वोल्टेज की वेव फॉर्म, और रेड वाली क्या है, करंट की वेव फॉर्म। अब यहां पर देखिए ये दोनों क्या है, आपस में इन फेज हैं, यानी कि जब करंट की पीक वैल्यू आती है तब वोल्टेज की भी पीक वैल्यू आती है, करंट जीरो होता है तो वोल्टेज भी जीरो होता है, करंट की नेगेटिव पीक वैल्यू आती है तो वोल्टेज की भी नेगेटिव पीक वैल्यू आती है, यानी कि ये आपस में क्या है, इन फेज है। एक चीज ये होगी। आखिरी चीज इसकी आती है कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम इसकी किस तरह से करते हैं। तो जाहिर है इन फेज है, अगर मैं यहां से देखूं करंट का पहले वेक्टर ड्रॉ करूं तो ये करंट का वेक्टर बन जाएगा। अगर वोल्टेज का मैं इसमें वेक्टर ड्रॉ करूं तो वोल्टेज का वेक्टर किस तरह से आएगा, वो भी क्योंकि जीरो से मैक्सिमम पे जा रहा है तो उसका वेक्टर कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी हमें बता रही है कि ये दोनों क्या है, आपस में इन फेज हैं। नेक्स्ट चीज आती है कि इसकी हम रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, R इज इक्वल टू V बाई आई वाले फार्मूले से, और पावर डिसिपेशन इसमें होती है, और पावर डिसिपेशन हम AC थ्रू रेजिस्टर में किस तरह से निकालते हैं, वो हम निकालते हैं P इज इक्वल टू V आई वाले फार्मूले से, या हम एक और इसमें फार्मूला यूज होता है P इज इक्वल R, एक ये भी इसमें फार्मूला होता है। एक और पावर डिसिपेशन का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू आई की जगह जब V बाई आर पुट करेंगे तो V स्क्वायर बाय R। तो ये क्या है, ये तीन इसकी पावर डिसिपेशन के फार्मूले हैं कि जिससे हम पावर इसकी निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि AC थ्रू कैपेसिटर के अगर जब हम AC वोल्टेज सोर्स को एक कैपेसिटर के साथ अटैच करेंगे तो वोल्टेज और करंट किस तरह से बिहेव करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये AC वोल्टेज सोर्स है कि जिसको हमने अटैच किया एक कैपेसिटर के साथ। याद रखिए इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो AC के फ्लो को परमिट करती है लेकिन DC को रोक लेती है। तो वो कैपेसिटर ऐसी डिवाइस है जो AC के फ्लो को परमिट करता है लेकिन DC के फ्लो को अपोज करता है। तो इसमें किस तरह से वेरी करेंगे, ये हमारे पास क्या आ रहा है, एक AC वोल्टेज साइकिल है, ठीक है, जिसके हमें पता है दो पीक वैल्यूज होती हैं। अब यहां पर देखना है क्या होगा, यहां पर हम पढ़ के आ चुके हैं कि कैपेसिटर हाफ साइकिल में एक दफा चार्ज होता है, एक दफा डिस्चार्ज होता है। किस तरह से, यहां तक जो साइकिल है इसका, यहां तक इतने साइकिल में क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, यानी इस पे चार्ज स्टोर होगा। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को मैं C से शो कर रहा हूं, तो ये हिस्सा क्या है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का। और जब वोल्टेज यहां से AC वोल्टेज लो होगा तो कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव इस पे स्टोर हो जाता है ना चार्ज, ठीक हो गया। यहां पर डिस्चार्ज होगा तो इसको मैं शो कर रहा हूं D से, डिस्चार्जिंग प्रोसेस है। अब क्या होगा, AC वोल्टेज सोर्स अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करेगा और नीचे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव बन जाएगा। तो अब जो कैपेसिटर है वो रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज होगा। तो ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये फिर से चार्जिंग का है। तो अब फिर से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह से करंट फ्लो करेगा। अब फिर से वोल्टेज AC वोल्टेज लो होगा तो कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज होगा इस तरह से। ठीक है, यानी कि इसमें करंट आप देखिए किस तरह से फ्लो कर रहा है, इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, यानी कि करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट है ना, तो इस तरह से फ्लो कर रहा है। ये चीज याद रखनी है। तो एक ऑर्डर चार्जिंग का, एक ऑर्डर डिस्चार्जिंग का, फिर एक ऑर्डर चार्जिंग का, फिर एक ऑर्डर डिस्चार्जिंग का। तो इस तरह से कैपेसिटर कंटिन्यूसली चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है, ये भी चीज याद रखनी है। अगर हम देखेंगे इसमें जो वोल्टेज और करंट है वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो चीज देखते हैं। तो इसकी AC वेव फॉर्म कुछ इस तरह की बनी थी। यहां पर हमने वोल्टेज को रेफरेंस पॉइंट लिया था, इसकी ये वोल्टेज की वेव फॉर्म, और करंट की किस तरह से बनी थी, करंट की कुछ इस तरह से बनी थी, वो मैक्सिमम से शुरू हुआ था।
इस तरह से, और जो कैपेसिटर पे चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज हो रहा है वो उसकी किस तरह थी, वो वोल्टेज के साथ इन फेज था। ठीक है, ये भी वीडियो मैंने अपलोड की है कि किस तरह से होते हैं, तो ये भी लाजमी चेक करनी है। तो यहां पर देखिए ब्लैक वाली किसकी है, वोल्टेज की, ठीक हो गया, और जो रेड वाली है वो किसकी है, क्यू चार्ज की, और जो ब्लू वाली है वो किसकी है, वो करंट की है। ठीक है, तो इसकी एसी वोल्टेज वेव फॉर्म से भी हम देख के बता सकते हैं कि जो करंट है वो लीड कर रहा है और जो वोल्टेज है वो लैग कर रहा है। ठीक है, याद रखना है। तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है कि जिसमें वोल्टेज लैग करता है और करंट लीड करता है, यह भी चीज याद रखनी है। अब नेक्स्ट इसमें बात आती है कि स्लोप का इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। तो स्लोप का कॉन्सेप्ट, मजे का इसमें कॉन्सेप्ट है I इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी। हमने फार्मूला पढ़ रखा है, डेल क्यू बाई डेल टी। तो I के लिए हम इसमें बनाने लगे हैं, सॉरी, डेल क्यू बाई डेल टी। तो अगर मैं यहां पर एक अलग से वेव फॉर्म बना लूं इस तरह से, तो ये क्या है, Q इस तरफ और चार्ज और टाइम के दरमियान एक मैंने एसी साइकिल बना लिया। ठीक हो गया। अब यहां पर देखिए स्लोप का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 पे क्या चेंज हो रहा है, चार्ज, ठीक है, जो उस पे स्टोर हो रहा है कैपेसिटर के ऊपर, और x एक्सिस पे क्या है, टाइम है जो चेंज हो रहा है। ठीक हो गया। तो डेल क्यू बाई डेल टी को मैं फिर क्या लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी। तो चार्ज चेंज हो रहा है वाई एक्सिस पे, लिहाजा y2 माइनस y1। टाइम चेंज हो रहा है x एक्सिस पर, लिहाजा x2 माइनस x1। तो इसको मैं लिख सकता हूं स्लोप है, क्योंकि ये फार्मूला किसका है, स्लोप का है। यानी कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्लोप के। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, I डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्लोप के। अब ये हमें क्या बताता है कि जहां पर स्लोप मैक्सिमम होगी वहां पर करंट मैक्सिमम होगा, जहां पर स्लोप मिनिमम होगी वहां पर करंट मिनिमम होगा। यहां पर देखिए स्लोप के लिए एक चीज याद रखिए कि वर्टिकल लाइन शो करती है मैक्सिमम स्लोप को, हॉरिजॉन्टल लाइन शो करती है मिनिमम स्लोप को। कई बच्चों को यही समझ नहीं आती। देखिए अगर ये एक सरफेस है हमारे पास, अगर इस पे आप बॉल रखेंगे तो वो किस तरफ जाएगी, कहीं पर भी नहीं जाएगी, इधर ही रुकी रहेगी। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूं तो आप बॉल रखेंगे, दौड़ते हुए नीचे जाएगी। अब बॉल रखेंगे तो और ज्यादा तेजी से जाएगी, अब बॉल रखेंगे तो और ज्यादा तेजी से जाएगी। ठीक है, फिर जब मैं इसको हॉरिजॉन्टल की तरफ लेके जाऊंगा तो बॉल कम तेजी से आएगी, स्लो आएगी, बिल्कुल यहीं पर आके रुक जाएगी, आगे मूव ही नहीं करेगी। यानी कि जैसे जैसे मैं हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पे लेके जा रहा हूं, इसकी स्लोप आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो अगर यहां पर मैं सिर्फ एक ही स्लोप निकालूंगा, यहां पर देखिए स्लोप हम टेंजेंट खींच कर निकालते हैं, तो ये क्या है, इसकी इस पॉइंट पर स्लोप है। तो स्लोप क्या है, मैक्सिमम है, वर्टिकल लाइन आ रही है, तो करंट भी क्या है, मैक्सिमम है। यहां पर देखिए तो स्लोप कुछ है इस तरह से है, मैंने कहा है कि उसको हम टेंजेंट के जरिए से खींचते हैं, तो स्लोप मिनिमम है, लिहाजा करंट की वैल्यू भी इस पॉइंट पर क्या है, मिनिमम है। तो इस तरह हम स्लोप की मदद से करंट देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। ठीक हो गया। लास्ट में इसका आता है एक कॉन्सेप्ट रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर का। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होती है, XC इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी। ये क्या है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, जिसको एक और भी होता है XC इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई FC। ठीक हो गया। तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर की अक्सर डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि डेफिनेशन इसकी क्या लिखनी है, द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू फ्लो ऑफ AC इज कॉल्ड रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर भी AC के फ्लो को कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक हो गया, जिसको हम कहते हैं रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, जिसका फार्मूला है X इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी या 1 ओवर 2 पाई FC। यहां पर हमें एक चीज पता चल रही है, और वो चीज क्या है कि रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी के, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये चीज याद रखनी है। तो यहां पर आपने इसमें क्या याद रहे, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर का आपसे फार्मूला और इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि वोल्टेज और करंट किस तरह से बिहेव करते हैं AC थ्रू कैपेसिटर के अंदर, तो वो आपने बताना है कि उसमें करंट
लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है। इसके अलावा आगे ये वाला रिलेशन यूज होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एसी थ्रू इंडक्टर किस तरह से आता है। एसी थ्रू रेजिस्टर भी हो गया, कैपेसिटर भी हो गया, अब एसी थ्रू इंडक्टर क्या होता है वो चीज़ देखते हैं। एसी थ्रू इंडक्टर हम यहाँ पर लिखने लगे हैं, थोड़ा सा गान माच रहे बोर्ड पे, बर्दाश्त करें। एसी थ्रू इंडक्टर, एसी थ्रू इंडक्टर, एसी थ्रू इंडक्टर। अब एसी थ्रू इंडक्टर का मतलब क्या है कि एक एसी वोल्टेज सोर्स लेनी है और उसके साथ क्या लगा देना है, एक इंडक्टर आपने लगा देना है जिसकी इंडक्टेंस L है। ठीक है, इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला आया था वो क्या था कि V इज इक्वल टू L डेल I डिवाइडेड बाय डेल T। ठीक है, कि जब हमारे पास इंडक्टर है, ठीक है, उसकी अगर हम कहें कि रेजिस्टेंस मान लें कि वो नियरली अप्रोचेस टू जीरो है, तो उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होती है वो अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल ही होती है। तो V इज इक्वल टू L डेल I बाई डेल T। इसको भी हम क्या करेंगे, स्लोप की मदद से फाइंड करेंगे, इसमें वोल्टेज और करंट किस तरह से वेरी करते हैं। स्लोप की मदद से कैसे फाइंड करेंगे कि अगर मैं करंट को इसमें रेफरेंस पॉइंट लूँ, ये क्या है, ये करंट की वेव फॉर्म है, ये किसकी है, करंट की वेव फॉर्म है, तो डेल I और यहाँ पर T आ जाएगा। ठीक है, तो डेल I बाई डेल T, डेल I डिवाइडेड बाय डेल T। तो डेल I कहाँ पर चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस पे, तो y2 माइनस y1। टाइम है, एक्स एक्सिस पे कौन चेंज हो रहा है, टाइम है, तो डेल T की जगह में क्या लिख सकूँ, x2 माइनस x1, और ये क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारे पास है इसमें है V इज इक्वल टू L डेल I बाई डेल T है। L क्या है, कांस्टेंट है, तो डेल I बाई डेल T की जगह मैं क्या लिख दूंगा, स्लोप है, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्लोप के, कि जहां पर स्लोप मैक्सिमम होगी वहां पर वोल्टेज मैक्सिमम होगा, जहां पर स्लोप मिनिमम होगी वहां पर वोल्टेज मिनिमम होगा। ठीक है, अब किस तरह से, यहां पर अगर इस पॉइंट पर स्लोप देखें तो ये क्या है, टेंजेंट हम खींच के निकालते हैं, तो स्लोप क्या है, मैक्सिमम है, यानी जो वोल्टेज है वो यहां से शुरू होगा, और इस पॉइंट पर स्लोप क्या है, मिनिमम है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट पर देखिए स्लोप मैक्सिमम है तो वोल्टेज भी मैक्सिमम, यानी कि कुछ इस तरह से वोल्टेज की वेव फॉर्म आएगी। तो इसमें आप देखें वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। तो ये चीज़ हमें बताना होता है कि वोल्टेज लीड कर रहा है या करंट लैग कर रहा है, दोनों में से कौन सा लीड लैग कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमें बतानी होती है। एक और चीज़ में रह गई थी वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म आप दोनों की रह गई है। पहले एसी थ्रू कैपेसिटर की निकालते हैं, फिर एसी थ्रू इंडक्टर की निकालते हैं। तो उससे भी पहले हम निकाल लेते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस है, एक इसकी रह गई थी इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस या हम उसको कहते हैं रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर भी हम उसको कहते हैं। वो क्या होती है वो चीज़ देखते हैं। उसका फार्मूला होता है एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ठीक हो गया, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, या हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो ये क्या है, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। और इसको आप ये भी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर क्या होती है, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू फ्लो ऑफ एसी इज कॉल्ड रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, ठीक हो गया। तो इस तरीके से भी आप याद रखें, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कहते हैं। तो इसमें आप अगर आप देखें तो एक्स एल क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो एक्स एल भी इंक्रीज होगा, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इसकी लास्ट में वेक्टर फॉर्म, पहले एसी थ्रू कैपेसिटर की देखते हैं। यहाँ पर क्या था, वोल्टेज लैग कर रहा था, करंट लीड कर रहा था। तो वोल्टेज को मैं क्या लूँगा, हॉरिजॉन्टल वेक्टर से शो करूँगा, क्यों, जीरो से मैक्सिमम पे जा रहा है, और करंट मैक्सिमम में से मिनिमम पर आ रहा है, तो इसको मैं वर्टिकल लूँगा। ये इसकी क्या है, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें वोल्टेज वोल्टेज लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। अगर इसकी बनाएं तो इसमें करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, तो करंट हॉरिजॉन्टल और वोल्टेज वर्टिकल, ठीक है, उसके उल्ट होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए, ठीक हो गया। तो ये भी चीज़ याद रखना है। अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं आरसी एंड
RL सीरीज का, बल्कि इम्पीडेंस भी इसका साथ ही कर दें। द कम्बिनेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेज इन द सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। ठीक है, अगर किसी सर्किट में सिर्फ दो ही रेजिस्टेंसेज हैं, मतलब एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक रेजिस्टर लगा हुआ है, तो जो कैपेसिटर और रेजिस्टर की कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी उसको हम कहते हैं इम्पीडेंस, जिसको हम Z से शो करते हैं। तो अब हम देखते हैं RC एंड RL सीरीज सर्किट। अब हम देखते हैं कि RC एंड RL सीरीज सर्किट क्या होता है। यहां पर मैंने पहले से ही बोर्ड पे लिख दिया ताकि वीडियो की लेंथ कम बन सके। तो RC सीरीज सर्किट, इसका मतलब ये है कि पहले हमने देखा था कि रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर अलग अलग AC वोल्टेज सोर्स के साथ लगा के कि ये किस तरह से बिहेव करते हैं। अब हमने दो दो के पेयर में लगाने हैं। तो पहले हमने लगाने हैं रेजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में, किसके साथ? AC वोल्टेज सोर्स के साथ, और देखना है कि हमारे पास वोल्टेज कितना आता है पूरे सर्किट के लिए। तो हमें पता है कि वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज और होगा, रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज और होगा। ठीक है, तो हमें पता करना है कि पूरे सर्किट को कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो वो हम वेक्टोरियल फॉर्म से फाइंड करते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने कहा है करंट सेम रहेगा पूरे सर्किट के लिए, तो करंट को मैंने रेफरेंस पॉइंट ले लिया। ठीक है, उसके वेक्टर को एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया। अब रेजिस्टर की अगर हम बात करें वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की, इसमें वोल्टेज और करंट क्या होते थे? इन फेज, और उनका जो हमारे पास वेक्टोरियल फॉर्म आती थी वो कुछ इस तरह की आती थी। ठीक है, तो VR इज इक्वल टू IRMS R, वो भी मैंने इसी डायरेक्शन में बना दिया क्योंकि वोल्टेज और करंट रेजिस्टर में इन फेज होते हैं। ठीक है, अगर कैपेसिटर की बात करें तो उसमें वोल्टेज लैग करता है। अब लैगिंग वोल्टेज को यहां पर मैंने डाउनवर्ड बना दिया है, और करंट लीड करता है तो उसको हॉरिजेंटल बना दिया। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट हमने इसको लिया हुआ है, तो VC इज इक्वल टू IRMS XC आ जाएगा। ये लैगिंग वोल्टेज है कैपेसिटर के लिए। अब यहाँ पर एक कमेंट आया था कि सर हमने इसको डाउनवर्ड लैगिंग वोल्टेज के लिया है, कैपेसिटर वाले केस में तो हमने लैगिंग वोल्टेज को हॉरिजॉन्टल लिया था। देखिए यहाँ पर हमने करंट को रेफरेंस पॉइंट लिया है, तो इसके साथ अब हम इसको हॉरिजॉन्टल तो ले नहीं सकते, फिर तो इन फेज हो जाएंगे रेजिस्टर और इसके दोनों के। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि लैगिंग वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट कर सके, तो इस वजह से हम इसको फिर डाउनवर्ड रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक हो गया, तो यहां पर फिर ये इनका क्या आएगा? वेक्टोरियल सम आ जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट इनका आ जाएगा, सॉरी ये इनका क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट आ जाएगा, जो VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू Z आएगा। अब इसमें इम्पीडेंस डायग्राम देखें तो रेजिस्टर का वेक्टर, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर का वेक्टर, और Z क्या होगा? इनका रिजल्टेंट इम्पीडेंस हो जाएगी। ठीक हो गया, तो Z इज इक्वल टू R का स्क्वायर हम इसी तरह से तो निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होना चाहिए। थीटा एंगल निकालना है, अगर ये वाला एंगल हमें निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XC बाई R से हमें निकाल सकते हैं। तो अगर RC आपको सीरीज सर्किट आता है तो RL तो हलवा है, जस्ट इस सारे को उठा के उल्ट कर देना है। किस तरह से? RL में क्या होगा कि सीरीज में इंडक्टर और रेजिस्टर को लगा देना है। RL में सीरीज में रेजिस्टर और इंडक्टर को लगा देना है AC वोल्टेज सोर्स के साथ। तो करंट को फिर से रेफरेंस पॉइंट ले लेना है। ठीक है, तो रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट तो इन फेज होते हैं। अब इंडक्टर में वोल्टेज क्या करता है? लीड करता है। तो यहाँ पर लैगिंग वोल्टेज को डाउनवर्ड शो किया था, यहाँ पर लीडिंग वोल्टेज को अपवर्ड शो कर देंगे, तो XL इज इक्वल टू IRMS XL आ जाएगा। ठीक है, इम्पीडेंस डायग्राम देखें तो रेजिस्टर जो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस या रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, और ये रिजल्टेड इसका इम्पीडेंस Z आ जाएगा। तो Z इज इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XL बाय R आ जाएगा। तो ये था RC एंड RL सीरीज सर्किट। तो अभी हम देख रहे थे इन दो दो को लगाकर, तो अब हम देखते हैं अगर हम तीनों को लगा दें तो फिर क्या होगा? ठीक है, कि अगर हम एक सर्किट में AC वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टर को भी लगा दें, कैपेसिटर को भी लगा दें, इंडक्टर को भी लगा दें, तो फिर कैसी सिचुएशन आएगी? यानी कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट, उसके बाद पावर इन AC सर्किट पे हम आते हैं। सीरीज रेजोनेंस सर्किट, तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट में क्या होता है कि एक AC वोल्टेज सोर्स, इसको हम RLC सीरीज सर्किट भी कहते हैं, RLC सीरीज सर्किट। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना है कि रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर को सीरीज में लगा देना है। ठीक है, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर को क्या कर देना है? सीरीज में लगा देना है। तो सीरीज
RLC सीरीज सर्किट या सीरीज रेजोनेंस सर्किट हम इसको कहते हैं। रेजोनेंस क्या होती है इस फिनोमेना में कि जब रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर के बराबर हो जाती है जिस फ्रीक्वेंसी पे, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब वो किस तरह से, जैसे हम अभी XC की अगर बात करें तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, और अगर XL की बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो एक में अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर बढ़ेगी, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर कम होगी। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि करंट को रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं और XC को डाउनवर्ड बना देते हैं और XL को अपवर्ड बना देते हैं, और क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब XC इज इक्वल टू XL हो जाता है। XC फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कम होते होते और XL फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ज़्यादा होते होते क्या आता है, एक पॉइंट आता है जब इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है, यानी कि XC इज इक्वल टू XL हो जाता है, ठीक है। या इसको मैं थोड़ा सा बता ही दें, मान के XC इतना है, ठीक है, और जो XL है वो थोड़ा सा है, तो जब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो XC कम होगा और XL क्या होगा, बढ़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब XC इज इक्वल टू XL हो जाएगा, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है कि करंट मैक्सिमम होता है और इम्पीडेंस मिनिमम होती है, ठीक है। ये MCQs में भी आ सकता है कि इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है, मैक्सिमम होती है, क्या होती है सीरीज रेजोनेंस सर्किट में। तो यहाँ पर हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर हम लेते हैं करंट, और इसका कुछ ग्राफ इस तरह से आता है, और ये इसकी क्या होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है जिसपे करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक हो गया। तो ये इसकी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। इसका फार्मूला 1/2 पाई स्क्वायर रूट LC, ये हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आया था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें पैरेलल रेजोनेंस सर्किट क्या होता है। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में हम क्या करते हैं, इसमें भी सेम यही कंडीशन होती है कि XC इज इक्वल टू XL जब आ जाता है तो उसमें क्या करना है वो चीज़ देखते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, AC वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टर को, कैपेसिटर को और इंडक्टर को आपस में पैरेलल अटैच कर देते हैं, ठीक है। आपस में क्या कर देते हैं, पैरेलल अटैच कर देते हैं, और फिर से हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। तो एक पॉइंट आता है कि जब XL इज इक्वल टू XC आ जाता है, और उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। लेकिन इसमें होता क्या है, ग्राफ के साथ क्या होता है कि इसमें XL इज इक्वल टू XC पर, XL इज इक्वल टू XC पर करंट जो है वो मिनिमम होता है, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर इसकी इंपीडेंस हाई होती है और जो करंट होता है वो मिनिमम होता है। जबकि सीरीज रेजोनेंस सर्किट में जो इंपीडेंस थी वो कम थी, करंट ज्यादा था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन इसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या है कि इंपीडेंस वेरी हाई, करंट इज वेरी लो। तो ये इसकी आ सकता है। उसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो उसमें भी याद रहे कि उसमें बताना है आपने कि उसमें सीरीज रेजोनेंस सर्किट में बता देना है कि इंपीडेंस लो होती है, करंट हाई होता है, इंपीडेंस लो होती है, कम होती है, लेकिन करंट मैक्सिमम होता है। और सीरीज रेजोनेंस सर्किट में बता देना कि पावर फैक्टर 1 होता है। इसी तरह वो बुक में आपकी 3-4 प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में पावर फैक्टर 1 ही होता है, लेकिन इंपीडेंस ज़्यादा होती है और करंट कम होता है, ठीक हो गया। तो ये भी चीज़ याद रहे। और पावर फैक्टर क्या था, फार्मूला पढ़ा था, P इज इक्वल टू VI cos थीटा की पावर डिसिपेशन। अगर हमें AC सर्किट्स में निकालें तो हम किस तरह से निकालें, तो थीटा क्या हमें शो करता है, cos थीटा क्या है, इसी को हम कहते हैं पावर फैक्टर, ठीक है। ये हमें बताएगा कि पावर लॉस हो रहा है नहीं हो रहा। याद रखें कि रेजिस्टर में पावर लॉस मैक्सिमम होता है और कैपेसिटर और इंडक्टर में पावर लॉस नहीं होता। ये भी याद रखना है, ये भी अक्सर MCQs में आ जाता है। तो देखिए क्यों इस तरह से होता है, ये इस फार्मूले से हमें पता चलता है। रेजिस्टर की बात करें तो उसमें वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, यानी एंगल 0 होता है। तो थीटा की जगह जब 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 और P इज इक्वल टू VI आएगा, यानी मैक्सिमम पावर लॉस हो गई,
ठीक हो गया, मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगी, खर्च होगी। ये पावर खर्च होने का फार्मूला है। अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो उसमें वोल्टेज और करंट आउट ऑफ फेज होते हैं। अगर हम इंडक्टर की बात करें उसमें वोल्टेज और करंट आउट ऑफ फेज होते हैं बाय द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। तो जब cos 90 पुट करेंगे तो पावर लॉस क्या आएगा, पावर डिसिपेशन क्या आएगा, जीरो आएगा। तो कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए पावर डिसिपेशन जीरो होती है। तो ये भी चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इसमें कौन सा आ रहा है, 3 फेज एसी सप्लाई। 3 फेज एसी सप्लाई में क्या होता है, इसकी अजीब सी डायग्राम है। 3 फेज एसी सप्लाई में याद रखें कि उसमें हम 3 कॉइल्स यूज़ करते हैं और तीनों कॉइल से हमें अलग अलग एसी वोल्टेज वेव फॉर्म मिलती है और वो सारी आपस में 120 डिग्री के फेज एंगल पर होते हैं। तो वही हमें मिला के उसी को हम कहते हैं 3 फेज एसी सप्लाई। इसमें जो हम जनरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, जनरेटर से अगर हमें जनरेटर में एक कॉइल लगी होती है और वो हमें 1 फेज एसी सप्लाई देता है, लेकिन अगर हम एक की बजाय 3 कॉइल्स उसमें लगा दें तो फिर वो 3 फेज एसी सप्लाई देगा। और उन कॉइल्स को आपने क्या करना है, 120 डिग्री के एंगल पर लगाना है। तो जो उससे एसी वेव फॉर्म मिलेगी वो भी 120 डिग्री के एंगल पर ही होगी। तो 3 फेज एसी सप्लाई हम यूजुअली बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और बड़ी बड़ी मोटर्स को चलाने के लिए यूज़ करते हैं। हमारे घरों के लिए 1 फेज इनफ होती है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मेटल डिटेक्टर। इसमें हम क्या करते हैं, 2 ऑसिलेटरी सर्किट यूज़ करते हैं और उन ऑसिलेटरी सर्किट्स के साथ हमने एक बीट एम्पलीफायर लगाया होता है और नीचे एक स्पीकर लगाया हुआ होता है। ठीक है, तो अक्सर ये मेटल डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। अक्सर आप बैंक वगैरह में जाएँ तो वो गार्ड उठा के लेके आया होता है आपको चेक करने के लिए, ठीक है, कि आपके पास कोई मेटल कोई गन वगैरह है या नहीं है। तो अगर आपके पास कोई गन है तो क्या होगा, जब वो ऐसे चेक कर रहा होगा तो दोनों ऑसिलेटरी सर्किट की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट हो जाएंगी, स्लाइटली डिफरेंट हो जाएंगी, जिसकी वजह से बीट प्रोड्यूस होगी और जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होगा और स्पीकर में उसकी आवाज़ आएगी और हमें पता चल जाएगा कि इसके पास कोई ना कोई मेटल है। यानी कि बीट्स के ज़रिए से हम पता चलाते हैं। ऑसिलेटरी सर्किट की फ्रिक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होती हैं और हमें पता है कि स्लाइट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूसेस बीट्स। तो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं, उसके बाद स्पीकर में आवाज़ आती है और हमें पता चल जाता है कि इसके पास कोई ना कोई मेटल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए याद रखें कि जो हमारे पास स्टेशनरी चार्ज है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी वायर वगैरह में, किसी मेटल वायर वगैरह में, तो वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर कोई चार्ज एक्सरेट कर रहा है तो वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। एक्सरेट करने का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है, जैसे आहिस्ता तेज 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 इस तरह से। तो ऐसे जो चार्ज होगा वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो नेक्स्ट लास्ट में इसका आता है मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है कि व्हेन लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज कंबाइंड विद हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, कोई कैरियर वेव भी हम इसको कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव को ही जब इसको हम मिलाते हैं एक लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल के साथ है तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, ये कोई भी ऑडियो सिग्नल है, 2 टाइप्स की होती हैं, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती है, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है। तो अगर जो ऑडियो सिग्नल है उसको कैरियर वेव के साथ मिलाने पे अगर उसके एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आए तो उसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। और अगर ऑडियो सिग्नल को कैरियर वेव के साथ मिलाने पे उसकी फ्रिक्वेंसी में, ठीक है, कैरियर वेव की फ्रिक्वेंसी में चेंजिंग आए तो ऐसी मॉड्यूलेशन को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक हो गया। लास्ट में ये भी आपके सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होती है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होती है, आपकी एक्सरसाइज में भी ये है। तो इसमें जो इम्पीडेंस की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, ठीक हो गया। उसके अलावा एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको बता देते हैं। इसमें एसी सर्किट्स में एसी थ्रू आ रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर आते हैं। और जो हमारे पास सीरीज रेजोनेंस सर्किट, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, ये भी लॉन्ग में आते हैं। आरसी एंड आरएल सीरीज सर्किट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग में आता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लॉन्ग में आता है। इसके अलावा जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है ये भी लॉन्ग में आ जाता है।
और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक RC एंड RL सीरीज सर्किट है, सीरीज रेजोनेंस पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है, और AC थ्रू अ कैपेसिटर, वो क्या है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना बहुत है। होप्स हो कि आपको सारा चैप्टर दोबारा से रिवाइज हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।